शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आवाज़ मज़दूर यूट्यूब चैनल की जानिब से तनवीर हसन का सलाम। आज हमारे प्रोग्राम में रोशनी के सफ़र के मेहमान एक समाजी शख्सियत और हिकमत के शोबे से वाबस्ता जनाब हकीम जलीस अहमद सिद्दीकी साहब। जलीस साहब को अपने प्रोग्राम में शिरकत करने पर खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे नाज़रीन के को अपने बारे में बताएं। नेज़ आपने हिकमत की तालीम कहाँ से हासिल की और कब से इस पेशे से वाबस्ता हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जलीस अहमद सिद्दीकी है। मैं कराची में पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, यहीं मैंने अपनी तमाम तालीम हासिल की। मेरे वालिदैन का ताल्लुक इंडिया से था, अमरोहा से, और वहाँ मैं 8वीं पुश्त से हूँ तिब के पेशे में। और यहाँ मैंने हमदर्द तिबिया कॉलेज से FTJ फाजिल तिब्बल जराहत किया, और गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से मैंने FSc प्री मेडिकल किया, और क्वीन मैरी स्कूल से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। और इसके अलावा मैंने मास कम्युनिकेशन में भी ग्रेजुएशन की है, और इसके अलावा मैंने माइंड साइंसेस के भी मुताबिक यानी तकरीबन 45 के करीब कोर्सेज किए हुए हैं। जलीस साहब, क्या आप बताएंगे कि तिब की तालीम के लिए सेल्फ स्टडी की जा सकती है या नहीं? ये एक मिथ है। ये तिब की तालीम के लिए जो है कॉलेज में जाना जरूरी है, क्योंकि तालीम अब मॉडर्न हो गई है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हाइजीन वगैरह सब पढ़ाया जाता है, पैथोलॉजी। तो उसके लिए लेबोरेटरी होती है, डेड बॉडी डिसेक्शन कराया जाता है। उसके अलावा OPD होती है। OPD के अंदर जो है मरीजों के ऊपर डायरेक्ट मुआयना कराया जाता है स्टूडेंट को, और फिर उनको नुस्खा तजवीज करने का बताया जाता है। इस तरह घर के अंदर सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती है। और सेल्फ स्टडी में ये होता है कि आदमी अपने आप को बहुत काबिल समझ रहा होता है स्टडी करके, लेकिन एक कोई बॉडी होनी चाहिए जो उसको जज करे, उसकी काबिलियत को जज करे कि भाई वो किस लेवल तक उसने इस चीज को, इल्म को कंसीव किया है। और सेल्फ स्टडी में आदमी अपने आप को परफेक्ट समझ रहा होता है, तो कोई दूसरा उसको जज करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, इस सिलसिले में आप बताएंगे कि रिकॉग्नाइज्ड बॉडी कौन सी है? ये हमारी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, नेशनल काउंसिल फॉर तिब। ये हमें एग्जाम भी लेती है और यही हमारी रजिस्ट्रेशन करती है। जी जी। अच्छा, इसका हिकमत का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है? ये किनके पास है? ये कौन सा इदारा करता है? ये नेशनल काउंसिल फॉर तिब है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है। और जिस तरह मेडिकल काउंसिल है, इंजीनियरिंग काउंसिल है, होम्योपैथिक काउंसिल है, इसी तरह तिबी यूनानी की जो है नेशनल काउंसिल फॉर तिब है, जो कि एग्जाम भी लेती है और रजिस्ट्रेशन भी करती है, और हर 4 साल बाद इसकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या आप अपने खानदान में पहले हकीम हैं या आपसे पहले भी नहीं, कोई हकीम थे आपके खानदान में? मेरे खानदान में जजीरतुल अरब से अकबर सानी के दौर में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, और वहां पे अमरोहे के अंदर उन्होंने अपना बूदोबाश इख्तियार की, और वहीं पे हमारा खानदानी काम जो था वो तबाबत था। तो मैं जो हूँ अपने खानदान में 8वीं जनरेशन हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या आप बताएंगे हिकमत या तिब को तिब्बे यूनानी क्यों कहते हैं? असल में तिब्बे यूनानी जो है, ये इसका ओरिजिन जो है यूनान में हुआ, और फिर उसके बाद इसकी ज्यादातर तरक्की जो थी मुसलमानों ने इसमें इजाफे किए, और इसको जो था निखारा है, और इसके अंदर जराहत को शामिल किया, और इसको बेइंतहा तरक्की दी। जैसे अबू अली सीना, इब्न ज़हरावी वगैरह ने इसको 4 चांद लगाए। अच्छा, ये एक बात और है कि हिकमत के पेशे से वाबस्ता अफराद पर इल्ज़ाम समझ लें, या कि वो लोग अपने नुस्खा जात को छुपाते हैं और इसको इल्म को आगे फैलने से रोकते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुसलमान जो हैं, जो साहिब इल्म लोग गुजरे हैं, वो कभी बखील नहीं गुजरे। उन्होंने अपने इल्म को फैलाया है। और आप अगर अल्लाह तौफीक दे आप में से किसी को, आप हमदर्द यूनिवर्सिटी की मदीनतुल हिकमत लाइब्रेरी में जाएं, बैतुल हिकमत लाइब्रेरी में जाएं, वहां जाके देखें कि किस कदर जो है तिब की किताबें हैं, और हर किताब में सैकड़ों हजारों किस्म के नुस्खे मौजूद हैं। असल में नुस्खों के बारे में ये है, इसका शिकवा करते हुए आपको गैर तबीब और क्वैक ही जो है नजर आएंगे, क्योंकि वो जो है, अब जैसे कोई मोची है,
उसको किसी ने नुस्खा दे दिया, अब उसकी जिंदगी की पूरी मता वही एक नुस्खा है, उसी के ऊपर वो लोगों का इलाज कर रहा है और वो जो है लोगों से पैसे बटोर रहा है। जी तो अब वो बताइए, वो शख्स जो है, जो गैर तालीम याफ्ता है, वो किस तरह किसी को वो नुस्खा दे सकता है? वो तो मर जाएगा लेकिन वो नुस्खा किसी को नहीं बताएगा। लेकिन तबीब आपको कोई शिकवा करता हुआ नहीं मिलेगा कि हकीमों ने नुस्खे छुपाए, सारे नुस्खे किताबों में मौजूद हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी माजरत के साथ, थोड़ी मेरी बात तवील हो रही है, नहीं 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 मैं बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैं बताइए। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एक अजीज आए और आके कहने लगे कि एक हकीम साहब मुझे मिले और वो ये करते थे कि मरीज का पेशाब मंगाते थे और उसके अंदर किसी सरसों के तेल के कतरे डालते थे और उसके अंदर झांक के देख के उसका पूरा मर्ज बताते थे। ले गए अपने साथ कब्र के अंदर वो अपना इल्म। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये यकीनन किसी न किसी किताब में मौजूद होगा। और मैंने अल्लाह से लौ लगाई और इत्तेफाकन में किताबें देख रहा था, एक किताब है इलाजुल गुरबा, उस किताब को मैंने खोला, उसके अंदर पूरी तरतीब मौजूद थी कि मरीज का सुबह का पेशाब मंगाया जाए और उसके अंदर सरसों के तेल के चंद कतरे डाले जाएं, तो वो कतरे की पोजीशन से जो है उसकी बीमारी की पूरी तशखीस हो सकती है। अच्छा, बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, और आज तक हम लोगों को नहीं पता। अच्छा, ये हजामा क्या चीज़ है, इसकी क्या तालीम है, और ये एक इलाज क्या फ़ायदेमंद है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं है? जी, हर इलाज के जो होते हैं ना, देखिए अगर अनाड़ी पने से कोई भी इलाज किया जाए तो उसके नुकसान तो होंगे, लेकिन ये चाइनीज इलाज है और ये बेस करता है ऑक्यूपंक्चर के उसूलों पे। हमारे जिस्म के अंदर जिस तरह वेन और आर्टरीज के अंदर खून चलता है, इसी तरह एनर्जी जो है मेरिडियंस के अंदर चलती है, जिसके ऊपर ऑक्यूपंक्चर की पिनें लगाई जाती हैं। तो उसी पॉइंट्स के ऊपर जनाब ब्लेड से कट लगाए जाते हैं और उसमें वहां से खून निकाला जाता है और एनर्जी का ब्लॉक तोड़ा जाता है। और मोहरे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां थी पुश्त मुबारक पे, उस पॉइंट के ऊपर हजामा लगाने में 78 बीमारियों का इलाज है और हिजामे में 3500 बीमारियों का इलाज है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो तरबियत याफ्ता और क्वालिफाइड तबीब ही करे, क्योंकि अनाड़ी अगर करेगा और उसने गलत पॉइंट के ऊपर हजामा लगा दिया तो वो जानलेवा और मोहलिक हो सकता है, फालिज और लकवे का भी बाइस बन सकता है। तो इसका कोई मुस्तनद होने का या गैर मुस्तनद होने की कोई डिग्री या कोई चीज़ है ऐसी, ये हमारे पता चल सके कि हम जी सही के पास गए? हमारी ये तिबे यूनानी के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर ये हमें पढ़ाया जाता है, और ये इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, सैदला के नाम से एक पूरी अलग चीज बनाई गई है, पूरा एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसके अंदर हजामा है, फस्त है, अलख है यानी जोके लगाना, तेल से मालिश करना और सिकाई करना, इन चीजों को उन्होंने सैदला के नाम से जो है अलग जो एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया है इसका। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई हजामा लगवाने जाता है तो ये देख ले मुस्तनद हकीम हो, तबीब हो, क्योंकि वो पढ़ के आया है सेकंड ईयर के अंदर हजामे को। जी जी, अच्छा बिल्कुल। अच्छा, एलोपैथिक और होम्योपैथिक और हिकमत, क्या ये तीनों तरीके इलाज मुश्तरक हैं या एक दूसरे की मुखालफत क्यों करते हैं? मुखालफत असल में ये मुखालफत की वजह जो है इल्मी नहीं है, ये कारोबारी है। क्योंकि इल्मी होती है तो इल्मी बहस की जाती है, ये कारोबारी होती है, इसलिए एक दूसरे को जलील करने की कोशिश की जाती है। एलोपैथिक की थ्योरी है कि जनाब अली हर चीज का बायस जो है जनाब जरासीम होते हैं, जबकि यूनानी की जो है खून बलगम सौदा सफरा की जो है वो थ्योरी है और होम्योपैथी की अपनी फिलॉसफी है। लेकिन हिकमत में और होम्योपैथी के अंदर कदर मुश्तरक ये है कि हम लोग वाइटल फोर्स को जो है वो मानते हैं कि वो असल चीज वो है, उसी की वजह से उसके बीमार होने से बीमारी होती है और उसी के बेहतर हो जाने से शिफा हो जाती है। अभी आपने जिक्र किया कि माइंड ऑफ साइंस में आपने कुछ किया हुआ है, ये क्या है माइंड ऑफ साइंस? माइंड साइंसेस जो है इसके अंदर ये होता है कि एक गुजरा है फर्द होजे सिल्वा के नाम से, उसने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन जीनियस मेंटालिटी एंड ले मेंटालिटी इज दैट जीनियस यूजेस इट्स माइंड इन अ स्पेशल मैनर। तो स्पेशल मैनर में अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का नाम जो है वो है माइंड साइंसेस। एक खास स्टेट ऑफ माइंड में, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में जाके इंसान उससे अपनी दिमागी सलाहियतों को
इस्तेमाल करता है और उसमें अपनी बेहतरी और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है। और आपने इसमें क्या किया हुआ है, अपने बारे में आप बताएं। मैंने माइंड इस ऑफ साइंस में मैंने माइंड साइंसेस के अंदर जो है तकरीबन, मैं हिसाब लगा रहा था, मैंने तकरीबन 45 कोर्सेज किए हैं। अच्छा, मेरी इब्तिदा हुई थी 4 डायमेंशन प्रोफेसर मोइज हुसैन के प्रोग्राम से, फिर उसके बाद मैंने एनएलपी, हिप्नोसिस और फिर सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड और अवतार ये कोर्सेज किए हैं। उसके अलावा मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूँ। पेंडुलम डाउजिंग के जरिए मैं बीमारियों की तशखीस वगैरह करना और लोग कंपैटिबिलिटी मालूम करना कि लड़के लड़की के अंदर कंपैटिबिलिटी है, इनका रिश्ता करना चाहिए कि नहीं, वो उसके लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ। कोई भी चीजें, गुमशुदा चीजें, कि जैसे मेरे एक दोस्त का बेटा जो था वो कहने के लापता हो गया है, मैंने उस बेटे का देखा और मैंने कहा कि वो बेटा कहीं लापता नहीं हुआ है, कहीं जाके वो बैठा हुआ है आपके इलाके के ही अंदर है। और पता चला कि 1-1.5 घंटे बाद वो नाराज शुदा बच्चा जो था वो घर वापस आ गया। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा, अच्छा, ये आम लोगों को इससे किस तरह फायदा होगा? मतलब कोई अगर चाहे कि हमें इसे ये इल्म हासिल करना है तो उसके लिए क्या है? जी, ये असल में फिर आदमी का असल में दिमाग जो होता है ना, वो सोचे और दिमाग जो है ना बंदर की मानंद होती है, कभी एक डाली पे कभी दूसरी डाली पे इस तरह छलांगे लगाता पड़ता है। तो देखें, दिमाग जो होते हैं ना 3 तरह के होते हैं। एक होता है डिस्ट्रैक्ट माइंड, एक होता है फोकस या वन पॉइंटेड माइंड, और तीसरा होता है अरेस्टेड माइंड। जी जी। तो डिस्ट्रैक्ट माइंड ये होता है कि वो बिल्कुल मुंतशिर होता है बंदा जहनी तौर पे, और उसका किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता, ये माइंड बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा माइंड होता है फोकस या वन पॉइंटेड माइंड, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर उसके दिमाग के अंदर कोई गम की बात फंस गई है तो वो गम की बात ही फंसी हुई है, वो उस स्टेट ऑफ माइंड से नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वो जो है अरेस्टेड माइंड जो है, वो ये माइंड साइंसेस जो है वो अरेस्टेड माइंड बनाती है, कि यानी आप अपनी सोच को अरेस्ट करके, कि आप जैसे बैठे हुए स्टडी के लिए और आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं ये परेशानी हो गई कि नल का खराब हो गया है, प्लम्बर नहीं आया है, तो आप जो है माइंड को अरेस्ट करके उसको स्टडी के ऊपर ले आए कि नहीं मुझे इस वक्त स्टडी की जरूरत है, स्टडी करनी है। तो माइंड को अपने कंट्रोल में लाना, उसको माइंड, आप माइंड के लिए नहीं बने, माइंड दिमाग आपके लिए बना है, आप उसको इस्तेमाल करें अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक रैकी के क्या है और इसके इस्तेमाल से क्या अमराज खत्म हो जाते हैं, या ये एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के तौर पे? नहीं, ये असल में होता ये कि जिस तरह यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है हमारे चारों तरफ फैली हुई है, ये इस कदर हमें घेरे हुए है कि हमें इसका इदराक नहीं हो सकता। इसकी मिसाल आप इस तरह लें कि जैसे कोई मछली हो, मछली से आप पूछें कि क्या तुमने पानी देखा है, मछली कहेगी कि नहीं मैंने तो पानी नहीं देखा। और लेकिन ये आप सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मछली की जिंदगी का तस्वुर ही नहीं है पानी के बगैर। इसी तरह यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के बगैर हमारा जिंदगी का तस्वुर नहीं है। यही हमारे चारों तरफ फैली हुई है कायनात में, यही हमारे अंदर फ्लो कर रही है। होता ये है कि जब इस फ्लो का जो एनर्जी का फ्लो, ये भी मेरिडियंस के अंदर, जो मैंने पहले अर्ज किया, ये भी मेरिडियंस के अंदर चल रही होती है। ये लाइफ फोर्स एनर्जी जो है, इसके अंदर कोई ब्लॉक आता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, वो ऑर्गन बीमार पड़ जाता है। तो रेकी हीलर ये होता है कि जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास को आप धूप में लेके जाएं तो वो फोकस कर देता है सूरज की शुआओं को और एक जगह करके कागज को जला देता है। ये आपने मुशाहिदा किया होगा। तो इसी तरह फिर ये होता है कि रेकी हीलर अपने अंदर यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपने हाथों से किसी भी फर्द की तरफ या किसी सिचुएशन की तरफ, सिचुएशन में भी एनर्जी क्योंकि खराब हो जाती है, उस सिचुएशन को भी हील कर देता है और वो उसको ब्लॉक को तोड़ के एनर्जी के, जो बैड एनर्जी है उसके ब्लॉक को तोड़ के एनर्जी का फ्लो बहाल कर देता है। उससे वो फर्द भी सही हो जाता है और वो सिचुएशन भी हील हो जाती है। बहुत जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, आप कुछ रूहानी इलाज भी करते हैं? जी हाँ, मैंने असल में मेरे कब्जे में मुवक्किलात हैं और मैं उसी के जरिए जो है, और हमारा खानदानी सिलसिला भी, मैं पीरजादा भी हूँ, तो उसके जरिए रूहानी इलाज वगैरह भी लोगों के करते हैं। लेकिन बहुत ही रेयर सूरतों में करता हूँ, जो बहुत ही जान पहचान वाले, यानी इस तरह
रिक्वेस्ट पे लोगों का करता हूँ, यानी आस्ताना खोल के नहीं बैठा हूँ जी जी क्योंकि 90% जो है नहीं, लोग जो हैं एक जी। माजर के साथ थोड़ी गुफ्तगू तवील हो जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बताएं आप। होता ये है कि बच्चे को लेके आती हैं वालदा कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, पढ़ता था इसका, लेकिन पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। लेकिन होता क्या है कि लोग ज्यादातर अपनी जो लैकिंग होती है उसका ब्लेम किसी अननोन थिंग की तरफ करना चाहते हैं कि यार मैं तो बहुत काबिल हूं, जी मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है तो मैं वो नहीं कर रहा हूं। तो मैं उसको पहले जो है माइंड साइंसेस की नजर से देखता हूं, उसके बाद में उसको तिब की नजर से देखता हूं, और फिर उसके बाद अगर फिर आखिर में मेरा पेंडुलम बता दे कि जनाब इसके साथ कोई रूहानी मसला है, तो फिर उसको मैं रूहानी तौर पर ट्रीट करता हूँ। अदरवाइज मैं भी उसे कहता हूँ जी कोई मसला नहीं है यार, आप अपनी सोच सदी कर लें। अच्छा ये पता चल जाता है कि इस इंसान के ऊपर आसेब है, जादू है जी या हाँ, जिन्नात है, ये पता चल जी हाँ, सकता ये है? पता चल ये सकता है। इल्म है? जी हाँ, ये इल्म है। अच्छा अच्छा। आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये कोरोना क्या वाकई कोई मर्ज है या ये ऐसी अफसानवी कहानी है? ऑफ द रिकॉर्ड। नहीं 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 आप बता नहीं नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं, कोरोना के बारे में आप क्या कहेंगे और कोरोना, जी इसके इलाज के मुतालिक लोगों को जी बताएं। जी हाँ, ये कोरोना जो है इसकी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की डिक्शनरी के अंदर जो कोरोना की डेफिनेशन है वो कॉमन कोल्ड लिखी हुई है। जी जी तो अगर उसका कॉमन कोल्ड का या नमूनिए का इलाज किया जाए तो हो सकता है उसको हवा बना दिया गया है बहुत ज्यादा। और दूसरे जैसे कैंसर भी एक मैंने अभी किताब का मुताला कर रहा था, देयर इज नो इनक्योरेबल डिजीज, तो दुनिया में भी कोई नाकाबिल इलाज मर्ज नहीं है। लेकिन होता ये है कि अब जैसे किसी फर्द को पता चल जाए कि उसको कैंसर है, तो वो जो है बिल्कुल एकदम गिर जाता है, उसकी जो है वाइटल पावर बिल्कुल डाउन हो जाती है, और वो जो है बिल्कुल अपना हाथ पांव छोड़ देता है और अपनी विल छोड़ देता है, उसकी विल पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो कोरोना का भी ये है कि वो जिसको पता चल जाए तो उसकी विल पावर जो है ना वो आधी तो उसी वक्त खत्म हो जाती है। बहुत जबरदस्त बातें आपने की, हमारे नाजरीन को भी पसंद आई होंगी। और आखिर में हम आपसे ये कहेंगे कि हमारे चैनल के मजदूरों के लिए आप कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहते हैं तो। देखिए एक बड़ी जबरदस्त बात है, गोरे ने उस बात को अपनाया जो हमारा मजहब हमें कह रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने इस ऑनेस्टी को अपनी पॉलिसी बनाया है, जबकि ये हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे मजहब का हिस्सा है। तो आप मजहब पे चलेंगे, अपने दीन पे चलेंगे, तो यानी आप बेस्ट पॉलिसी पे चलेंगे। प्लीज ऑनेस्टी को अपनाएं, अपना काम दयानतदारी से करें। आप किसी भी शोबे में हो उसको काम को अपने दयानतदारी से करें। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे नाजरीन को कीमती मालूमात फराहम की। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।